आज के टाइम पर ये देश का दुर्भाग्य है, खिलाड़ियों की ऐसी हालत आ गई है और ये 2 कौड़ी के पत्रकार ये आजकल सवाल उठाने लगे हैं। ये 2 कौड़ी के पत्रकार किसानों पर सवाल उठाने लगे हैं। जिसको चाहिए ले जाए, ये किसान आंदोलनकारियों के लिए ही है, ये उन्हीं के लिए है कि ये ले जाओ। हमारे पास तो बाइक कार कुछ नहीं है भाई, हम तो साइकिल पे भी चढ़ते हुए ऐसे करके दिखाएंगे, बिकॉज आई थिंक यू गाइस डिजर्व इट। जितने मेरा साला पैर वैर का भी इसको नहीं पता, ये किसानों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में जो बोल रहा है, इसको ये बातें बहुत भारी पड़ जाएंगी। लेकिन उन लोगों से पंगा ले रहा है जिन्होंने गवर्नमेंट से पंगा लिया। यहां मैंने जबरदस्ती की तुलना फेंकी और बताया कि किस तरह 17 मिलियन यानी कि दिल्ली से भी आधी जनसंख्या वाले नीदरलैंड ओलंपिक में पदक तालिका पे 6 नंबर पे रहा। क्योंकि दरू ने ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट की रियलिटी दिखाई। क्योंकि अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है जो हमारे देश में है। हमारे देश में ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के साथ लाठी डंडे से व्यवहार किया जाता है, लेकिन दूसरे देश की गवर्नमेंट खिलाड़ियों का अलग लेवल से कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। आप सिर्फ ये देख लें कि क्या नाम, जितने भी सुलभ शौचालय के उसमें या जो गेट पे गार्ड खड़े हैं, मतलब उसमें भाई 50% से ज्यादा ही सो कॉल्ड उस जाति के हैं जो शोषक जाति। इसका चल जातिवाद से भरा पड़ा है। हाँ कि ये पढ़ाने से नफरत फैलेगी, वही ये पढ़ाते हैं कि ब्राह्मणों ने कान में शीशा पीस के डाल दिया। इस टाइम नफरत नहीं फैलेगी, पीस के नहीं भाई, पिघला के गरम शीशा। कहाँ तुम नहीं, ये जातिवाद को लेकर इसने जितनी नफरत फैलाई शायद ही किसी IT साल वाले ने फैलाई हो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ के साधना पाली और आग लगा 84 बिल्डिंग। उससे भी इंटरेस्टिंग क्या था, किताब में से पानी निकलने लगा। हवन क्यों फेंक फेंक के मारे थे ना, उसे जलाया। हाँ, वही कितना हवन कुंड कितना बड़ा था जिसमें से यार 2 ही जने फेंक के जला गए। सोचो बाकी के सब रक्षक दरबान कहाँ थे भाई साहब। वो तुमने बोला था ना वो आयरन मैन वाला, तो सही उसने वकांडा बुला लिया ना अपना पूरा, उसी टाइप का कर दिया। थोर आए ऊपर से, लेकिन यार वकांडा बुलाया तो उसमें फिर काले लोग हो जाएंगे। हाँ, रेसिज्म, एफ्रो दलित, एक एफ्रो दलित भी टर्म है, छोड़ उधर नहीं जाएंगे। ये कहता कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भारत के झंडे का अपमान किया है। जहां पर फ्लैग था वहां उसके ऊपर फूल थे और फूलों के कारण वो फ्लैग दिखाई नहीं दिया और इतनी भीड़ भाड़ में एकदम से उनको छत से नीचे उतरने के लिए बोला गया। थोड़ा बहुत हो गया होगा, गलती से पैर इधर उधर टिक गया होगा, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि उसके ऊपर पैर ना टिके। और ये गलती विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की नहीं है, ये गलती है जिसने गाड़ी के ऊपर झंडा लगाया था। पहली बात तो वो बोनट पर झंडा क्यों लगाया, गलती उनकी है। जब स्वागत के लिए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं और उनको पता बोनट के ऊपर पैर रखे जा सकते हैं, तो जिस गाड़ी के बोनट पर फ्लैग लगा था वही गाड़ी क्यों लेकर आए वो। और अभी हरियाणा इलेक्शन आ रहा है, नई साजिश रची जा रही है, हरियाणा के खिलाड़ियों को और किसानों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये एक ट्वीट दिखाता है और ट्वीट भी ऐसे अकाउंट का दिखाता है जो कि मोदी के परिवार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसने ट्वीट दिखाया उसमें हिडनबर्ग को लेकर, राहुल गांधी को लेकर और हिडनबर्ग को लेकर वो चीज उसमें दिखाई गई थी कि किस तरीके से जो कि क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। तो उस अकाउंट का ये ट्वीट दिखाता है जहां पर यूट्यूबर्स को 4.5 करोड़ रुपए दिए गए थे हिडनबर्ग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और राहुल गांधी के क्लेम्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये ट्वीट किसका दिखा रहा है, उसी अकाउंट का जो मोदी का परिवार है। बार बार ये रवीश कुमार के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है क्योंकि इनको पता है कि रवीश कुमार अनबाइज्ड हैं, वो इनकी तरह बाइज्ड नहीं है। सवाल से मुझे निजी तौर पर दिक्कत है। पिछले 9 साल में कब लगा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी वैराग्य भाव से बैठे हुए हैं। तहलका पत्रिका में शोमा चौधरी के लेख में उनके पूर्व सलाहकार संजय बारू का बयान है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच उन्हें सोनिया गांधी के पास जाकर कहना चाहिए था कि मैं ऐसी सरकार नहीं चला सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 9 साल तक ऐसी तमाम छवियों के बीच मनमोहन सिंह की अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। राजनीति सत्ता के लिए होती है और कोई व्यक्ति 9 साल तक सत्ता में निष्कंटक बना रहे। कांग्रेस के टाइम पर भी उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, तारीफ में एक लाइन भी नहीं। वर्तमान उनका इतना निर्मम क्यों है? तहलका के कार्टूनिस्ट सुदीप चौधरी का ये कार्टून मुझे दिलचस्प लगा जो आपको दिखाना चाहते हैं। और कार्टूनिस्ट से हमने पूछा भी तो बताया कि इस कार्टून में वो खुद को बचा रहे हैं, कैंची से वो तार ही काट देते हैं जो उन तक पहुंचने वाली होती है। आप इस कार्टून को अश्विनी कुमार, ए राजा, पवन बंसल इत्यादि आदि के इस्तीफे के संदर्भ में देख सकते हैं। इसमें मनमोहन सिंह 3 मंत्रियों को कैंची से काट रहे हैं, शायद आरोपों की आंच उन तक ना आए।
दूसरा जो कार्टून है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये भी कार्टून सुदीप चौधरी का ही है। इसमें मनमोहन सिंह पर्दे से झांक रहे हैं, शायद पब्लिक में जाने या बोलने से कतराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और पहले भी वो ऐसे ही क्रिटिसाइज करते थे और अब भी क्रिटिसाइज करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक एक्स पोस्ट में आया कि भारतवासियों कुछ बड़ा होने वाला है। वो यह बताना भूल गए कि क्या बड़ा हो रहा था। और हिंडनबर्ग के खिलाफ तो ये इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी की पोल खोली है, हिंडनबर्ग ने गवर्नमेंट की पोल खोली है, इसलिए ये हिंडनबर्ग के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। आईटी सेल वालों ने इनको अच्छा काम दिया है। और ये केवल रोस्टिंग से ही संतुष्ट नहीं हुआ, इसने राहुल गांधी के लिए नया नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। ये तो खैर है, वो जो होती है ना पतली सी लाइन, उसको समझ नहीं पाते हैं। और इनके जेम्स राहुल जी के तो कई हैं। अडानी को लेकर के बड़ी एक समस्या थी। हाँ, एक ये जो नाच वाली बात, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 1% वाला, उसमें ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं। वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी। वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा, वहां आपको एक बेरोजगार नहीं दिखेगा, आपको एक अग्निवीर नहीं दिखेगा। बस कुछ भी धीरे धीरे वहां पे आपको सोनिया गांधी नहीं दिखेंगी। ये इस टाइप का कुछ जो है बोलते नहीं, कई जगह तो फैक्चुअली गलत हो गए। वो मैं देख रहा था, इसको कोई करके ना देखनी पड़ रही है इसकी यात्रा, रोज रोज वही स्क्रिप्ट चला रहे हैं। नई नई चीजें और नई नई एक प्रकार से डैलियो भी डाल ली इसने कि उसके खिलाफ बोलना ही है। या कुछ भी हो जाए वही मुद्दा राहुल गांधी से जोड़ देना, कुछ भी हो जाए वही मुद्दा रवीश कुमार से जोड़ देना। वो यदि भारत के डूबने की आशा में बैठा हुआ हो तो आश्चर्य क्या। कूड़ा, ए कूड़ा कुमार, अरे कहाँ छुपा है हिंडनबर्ग के दलाल। अबे ओ एंडरसन के पालतू सुअर, वेयर आर यू रबिश। इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहा है। लोटा लेके हिंडन नदी किनारे गया था ना क्या। लेकिन इस मूर्ख को कौन समझाए कि रवीश कुमार ने न्यूट्रल वर्क किया है, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उन्होंने बिना बिके पत्रकारिता की है। और ये डिजिटल भिखारी रवीश कुमार को बाइज्ड बोलता है। अरे मूर्ख, खुद की तरफ तो झांक कर देख। हर जगह फोन पे यूपीआई आईडी दे रखी है, वीडियो के अंदर भी, सब जगह डिस्क्रिप्शन में भी। इससे अच्छा ट्रेन में भीख मांग ले। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। जिस लेवल से तू उठा, आखिर काम भी यही था। इसने व्यूज के लिए और पैसे के लिए राहुल गांधी पर एलिगेशंस लगाए कि राहुल गांधी राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को रिप्लेस करने वाले हैं। हुआ था कि राहुल गांधी ने एक क्लोज डोर मीटिंग में ऐसा बोला है कि अगर उनकी सरकार आती है तो राम मंदिर का जो निर्णय है उसको पलट देगा। पलटने का क्या मतलब है, जहां पे बाबरी थी वहीं पे बाबरी बनेगी, वहां पे तो मंदिर बन गया है, तो इसका मतलब यही है कि मंदिर को आप ध्वस्त करोगे और वहां पे वापस बाबरी लाओगे। सीरियसली, ये आइडिया देखने के बाद एड मेकर्स भी शर्मा जाएंगे। अब देखते हैं इनका रिलीजियस व्यू क्या है। इनकी वीडियोज में राम मंदिर के खिलाफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। पिछली सरकारों और कई नेताओं ने न्यायालयों और सार्वजनिक मंचों से नकार दिया था। राम की अयोध्या को थाईलैंड के अयोध्या तक भेज दिया गया और उसी वीडियो में मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मंदिर के स्तंभों को, उसकी मूर्तियों को मुसलमान बच्चों का खिलौना कहा गया, जिसके माँ बाप ने बाबरी का घटिया और 2 कौड़ी का भद्दा सा ढांचा बनाया था। इनकी हर वीडियो में नफरत का जहर साफ साफ दिखता है। रिसेंट में इन्होंने कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल उठाए, कोलकाता पुलिस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इस मूर्ख को नहीं पता जिस दिन इसका इलाज होगा उस दिन एक साथ ही होगा। वो भी हमारे पास सारी न्यूज है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें जो कि पब्लिश नहीं करते। आईटी सेल के कहने पर जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं हो उस स्टेट की पुलिस के खिलाफ बोलता है, पुलिस को कुछ कुछ कहता है, जैसे कि कर्नाटका पुलिस के बारे में क्या क्या बोला था और रिसेंट में कोलकाता पुलिस के बारे में क्या क्या बोला इसने। अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेगा कि देखो कैसे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने सच के खिलाफ आवाज उठाई है और फिर भी देखो कांग्रेस वाले मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम अजीत भारती को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अजीत भारती जर्नलिज्म के नाम पर प्योर वन साइडेड बात करता है। देश के मुद्दों पर कम बात होती है, नफरतों की ज्यादा बातें होती है। इसकी वीडियो में सीधा सीधा उन लोगों को टारगेट किया जाता है
जो लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट के मुद्दों पर बोलते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको रोका जाता है कि देखो अगर रुक नहीं रहे तो इनको बदनाम कर दो, ये गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है, इसको बदनाम कर दो। मतलब कि इसको सीधा सीधा क्लियर गोदी यूट्यूबर बोल सकते हैं, जो कि चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस चीज का प्रूफ इसकी वीडियो में होता है कि कैसे स्क्रीन पर फोन पे यूपीआई आईडी दे रखी इसने। इससे गिरा हुआ इंसान, नीच इंसान आज तक नहीं देखा। और अगर अभी भी आपको इसकी लॉयल्टी समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रखर के चैनल पर इसका पॉडकास्ट देख सकते हो कि कैसे बीजेपी को डिफेंड करने में लगा है, कैसे एक प्रकार से गोदी मीडिया को डिफेंड करने में लगा है, किस तरीके से ये झूठ फैला रहा है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि जर्नलिज्म के नाम पर विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और ऐसे कीड़े अपनी वीडियो में गाली गलौज, नफरत का जहर घोलना, खिलाड़ियों के खिलाफ बोलना, देश के किसानों के खिलाफ बोलना, गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन करते हैं उनके खिलाफ बोलना, तो ये सारी चीज़ें इसकी वीडियोज़ में होती हैं। आज की इस वीडियो में हमने इसके कुछ फैक्ट्स काउंटर किए हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं जो कि क्लियर करने। थैंक यू सो मच।